हेलो माय डियर फेलस। तो आज हम पढ़ेंगे परिभाषा शरीर, जो कि रचना का दूसरा अध्याय है, जो कि है 4 मार्क्स के लिए एज़ पर NCSM सिलेबस। तो आज हम पढ़ेंगे NCSM सिलेबस के हिसाब से परिभाषा शरीर। तो इसमें NCSM ने सिलेबस में जो 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो है कुर्चा, कंडरा, जला, अस्थि संगता, संहिता, सेवनी और रज्जु एंड लसिका। तो जैसे हम लसिका लसिका बोल रहे हैं, तो आज हम लसिका नहीं पढ़ेंगे पहले, क्योंकि कुर्चा, कंडरा और ये बाकियों का ज्ञान होने के बाद हम लसिका पढ़ेंगे। उसके बाद में सेकंड दिया हुआ है एस्पिरेंस एसएम की टर्मिनोलॉजी रिलेटेड षडंग शरीर। तो षडंग शरीर भी हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो हम बस पढ़ेंगे इस पहले लेक्चर में कुर्चा, कंडरा, जला, अस्थि संगता, संहिता, सेवनी, रज्जु, बस ये पढ़ेंगे। लसिका और जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू षडंग शरीर, मतलब जो षडंग शरीर के बारे में वो हम आगे पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। तो हम चालू करते हैं। अब पहला है कुर्चा। तो कुर्चा का मतलब है कि हम जैसे बोल सकते हैं कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स। तो कुर्चा है ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि हमारे बॉडी में ब्रश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसे हम उस स्ट्रक्चर को कुर्चा कहेंगे। तो इसकी हम अभी पहले परिभाषा और जो है परिभाषा वगैरह है, ये टॉपिक आएगा 2 मार्क्स के लिए। मतलब जैसे कि 2 मार्क्स के लिए कैसे पूछ सकते हैं, तो पहले पूछेंगे वो कुर्चा की परिभाषा, उनकी संख्या एवं उनका व्यवहारिक उपयोगिता बताइए। तो उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि 2 मार्क्स परिभाषा के लिए, 1 मार्क्स संख्या के लिए, 1 मार्क्स श्लोक के लिए, और ऐसे 4 मार्क्स तो हो गए। लेकिन ये हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो है नहीं, तो हमें है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 1 मार्क जो होगा वो होगा व्यवहारिक उपयोगिता के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं। पहली तो है परिभाषा, कुर्चा की परिभाषा। तो इसमें बताया गया है कि पेशी, स्नायु, धमनी, सिरा, मांसपेशी एवं अस्थियों के सन्निपात कुर्ची मतलब कि ब्रश के समान दिखाई देते हैं, उसे कुर्च कहते हैं। कुर्च यानी कि ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे भी पेशी, स्नायु, धमनी, सिरा, मांसपेशी एवं अस्थियाँ अपनी ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है, उसे हम कुर्चा कहेंगे। और ये रंग में लाल तेजस्वी होती है, मतलब कि हम अगर देखें तो इनका रंग लाल तेजस्वी होगा बॉडी के अंदर। तो आप परिभाषा समझ गए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। उसके बाद में है, और अगर मैं कहीं गलत भी हूँ तो भी एक बार कमेंट में बता देना कि आपने यहाँ पे गलत बताया है, तो वहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँगा बाद में। उसके बाद में है कुर्च की संख्या। तो इसमें हमें एक श्लोक करना है, एक स्मॉल सा श्लोक है और एकदम क्यूट सा श्लोक है। तो हम ये तुरंत याद कर सकते हैं, बस 2 बार लिख लोगे तो श्लोक याद हो जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि, और श्लोक याद करने का एक तरीका है, मतलब कि सिंपल तरीका है कि पहले उसका हिंदी अनुवाद पढ़िए, फिर श्लोक करिए। क्योंकि क्या है कि बहुत से बच्चों का है कि जो संस्कृत बैकग्राउंड से है नहीं, तो उनके लिए, जैसे कि मैं भी था, मुझे भी संस्कृत आता नहीं था, लेकिन अभी जैसे हम BMS में आए, संस्कृत से परिचय हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे अब श्लोक को संधि विच्छेद करना आ गया, उसके बाद में श्लोक पढ़ने आ गए, उसके बाद में अब याद भी कर रहा हूँ। तो वैसे ही ये श्लोक है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इसका एक बार रीडिंग करके बताता हूँ, उसके बाद में हम श्लोक पे जाएंगे। तो श्लोक ऐसा है कि षट्कुर्चः ते हस्तपादग्रीवा मेढ्रेषु हस्तयोद्वय पादयोद्वय ग्रीवा मेढ्रयो रे एक एक। मतलब कि ऐसे, तो एज पर सुश्रुत अनुसार कुल संख्या 6 बताई है। मतलब कि आचार्य सुश्रुत जी ने कुर्चा की संख्या 6 बताई गई है। और उन्होंने स्नायु सन्निपात मतलब कि स्नायुओं में 5 बताई गई है, मतलब स्नायुओं की संख्या 5 बताई है। कुर्चा स्नायु सन्निपात मतलब कि 5। तो उसमें हम बता रहे हैं कि स्नायु सन्निपात में आएंगे हाथ, पाँव और ग्रीवा। तो उसमें हाथ में है 2 कुर्च बने हुए होते हैं, पाँव में 2 कुर्च बने हुए हैं और ग्रीवा में 1 कुर्च बना हुआ है। तो हम अगर इन्हें मॉडर्न से कोरिलेट करें, तो हाथ के जो 2 कुर्च बने हुए हैं उन्हें हम कहेंगे पाल्मर एपोन्यूरेसिस, पाँव में जो 2 कुर्च बने हुए हैं उन्हें बोलेंगे
प्लांटर एपोन्यूरेसिस, जो ग्रीवा में बने हुए उन्हें हम बोलेंगे लिगामेंट नोचाई। उसके बाद में जो सेकंड है वो है मेड्र, मेड्र यानी लिंग, लिंग यानी कि मतलब कि पेल्विक एरिया, पेल्विक एरिया में एक कुर्च है, मतलब उसे हम अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें तो उसे कहेंगे सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस। तो ऐसे हाथ में 2, पाँव में 2, ग्रीवा में 1, मेड्र में 1। तो हाथ में जो 2 है वो कहाँ होंगे? कक्षा में। हाथ की जो कक्षा है, कक्षा में होंगे 2। पाँव की जो कक्षा, पाँव की जो वक्षन है, वक्षन प्रदेश में, तो पाँव के वक्षन प्रदेश में 2, मतलब कि राइट में 1 और लेफ्ट में 1। वैसे हाथ में कक्षा प्रदेश में राइट कक्षा में 1, और हाथ के राइट कक्षा में 1, और हाथ के लेफ्ट कक्षा में 1। तो हम अभी ये तो पढ़ लिया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे श्लोक, श्लोक का मीनिंग। तो श्लोक का मीनिंग यही है जो मैंने आपको अभी बताया, मतलब कि षट कुर्चा, षट कुर्चा मतलब कि 6 कुर्चा की संख्या होती है 6, 6। तो वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि षट कुर्चा ते हस्तपाद ग्रीवा मेड्रेशु, मतलब कि उन्होंने बताया है कि षट कुर्चा 6 कुर्चाएँ होती है, वो कौन से स्थान पर? हस्त, पाद, ग्रीवा, मेड्रेशु, इन 4 स्थानों पे 6 कुर्चाएँ प्रेजेंट होती है। तो वो कैसे? तो हस्तयोद्वय, हस्तयोद्वय मतलब कि हाथ में 2, पादयोद्वय, पादयोद्वय मतलब कि पाद में, मतलब कि पैर में 2, और ग्रीवा मेड्रेयो, ग्रीवा मेड्रेयो, ग्रीवा मतलब कि जो कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा है उसे हम आयुर्वेद में ग्रीवा कंसिडर करते हैं। मेड्रेयो, मेड्रेयो मतलब कि पेल्विक एरिया। तो यहाँ पे दिया गया है कि ग्रीवा मेड्रेयो, ग्रीवा मेड्रेयो रे 1, मतलब ग्रीवा में 2, ग्रीवा में 1 और मेड्रेयोरे में 1, मतलब कि ग्रीवा मेड्रेयोरे 1, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ग्रीवा मेड्रेयोरे 1। तो ये हमें कौन से आचार्य ने दिया है, तो ये हमें आगे देख के पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है सुशा, मतलब कि सुश्रुत संहिता में 5वें अध्याय में से 12वां श्लोक है। सुश्रुत संहिता तो अभी हमें है नहीं, सुश्रुत संहिता तो हमें आएगी थर्ड प्रूफ में, तो तब हम पढ़ेंगे सुश्रुत संहिता का। तो लेकिन हमें अभी रेफरेंस याद करना होगा, क्योंकि जब एज़ पर NCISM तो उन्होंने कहा गया है कि श्लोक के साथ रेफरेंस अगर हो तो चेकिंग करने वाले के लिए भी मतलब ईजी हो जाता है, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पेपर का, मतलब आंसर शीट का। तो एक इसमें बात और एक है बताने जैसी, कि जो कुर्च की संख्या बताई गई है एज पर आचार्य कश्यप, तो आचार्य कश्यप जी ने बताई है 42 कुर्च बताए हैं बॉडी में। अब ये कैसे बताइए, हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम जब रचना शरीर पढ़ते हैं तो रचना शरीर में इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सुश्रुत जी, मतलब जो कि आचार्य सुश्रुत जी के श्लोक है, आचार्य सुश्रुत जी के जो वाक्य है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज पर रैदर श्लोक। जहाँ पे भी दूसरे आचार्यों का मत इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पे आपको मार्क कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि इसमें से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया गया नहीं है, जो कि मतलब ये कुर्च पे तो क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन जो आचार्य कश्यप है इन्होंने कितने कुर्च बताया गया ऐसा क्वेश्चन आज तक आया है नहीं। लेकिन अगर आपको याद हो रहा है तो एज़ पर यूर विश यू कैन लर्न इट। तो उसके बाद में हम लास्ट इसका कुर्च का लास्ट टॉपिक जो कि है कुर्च की व्यवहारिक उपयोगिता, जो कि हम जिसे बोलेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ टेंडॉन्स, क्लिनिकल एस्पेक्ट ऑफ टेंडॉन्स। तो वो है, पहला है पाददाह, पाददाह मतलब क्या कि पैरों के तलुओं में जलन, मतलब कि अगर टेंडॉन्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो पैरों के तलुओं में जलन होगी। उसके बाद में है पादहर्ष, पादहर्ष में क्या है कि पैरों में झुनझुनी सूनापन, मतलब इसे हम कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कभी हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे कि अभी आप तो नए हो तो सब पढ़ने पहले उत्साह बहुत होता है पढ़ने का, उसके बाद में थोड़ा उल्लास कम हो जाता है। लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो बहुत देर तक पढ़ने के बाद में जो पैरों में एक सूनापन आ जाता है, एकदम पैर सुन्न हो जाता है, मतलब झुंझुने आने लगती है, तो उस समय वो जो टेंडॉन्स है वो ब्लॉक हुए होते हैं, क्योंकि हम एक ही जगह पे कंटिन्यूसली बैठने की वजह से वो मतलब क्या बोलते हैं हम, वो पिचक जाते हैं नॉर्मल, इन शॉर्ट। जैसे ही ब्लड फ्लो फिर से चालू हो जाएगा फिर से ठीक हो जाएगा। उसके बाद में पाददारी, पाददारी मतलब कि पैरों में एड़ियाँ पड़ती है, मतलब जैसे कि पैरों में जो एड़ियाँ पड़ती है, अभी किसी को मालूम नहीं होगा एड़िया मतलब, वैसे तो सबको मालूम होगा लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। पैरों में ऐसे कट्स पड़ते हैं जो नीचे तलवे में पड़ते हैं, तो यहाँ पे कट्स पड़ते हैं लेकिन उनमें से ब्लड नहीं आता,
बस थोड़ा नॉर्मल पेन हो जाता है, तो होता है कभी कभी तो किसी किसी में तो पेन भी नहीं होता। उसके बाद में आ गया सेकंड की हस्त मुद्रा। हाथ में जो मुद्राएं बनती है, जैसे कि हमें मालूम है कि हमारी जो हाथ की 5 उंगलियां हैं उनमें पंचमहाभूत का क्या बोलते हैं हम, पंचमहाभूत है। जैसे कि पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, उसके बाद में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो हम जब मुद्रा बनाते हैं, जैसे कि पृथ्वी मुद्रा हो गई, आकाश मुद्रा हो गई, जल मुद्रा हो गई, तो ये मुद्राएं बनाने में किसका, तो कुर्चा की सबसे ज़्यादा मदद होती है। तो कुर्चा में शायद से किसी को कुछ डाउट नहीं होगा, अगर कुछ हो तो कमेंट में बता देना। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कंडराव में। इससे क्या होगा कंडराव में, तो कंडरा हम पढ़ेंगे। तो कंडरा यानी क्या, तो टेंडॉन्स। तो टेंडॉन्स हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टेंडॉन्स तो हमें मॉडर्न में तो सबको मालूम होगा टेंडॉन्स मतलब क्या, जो कि हाथ की उंगलियों को हिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आप सब अभी नीट का एग्ज़ाम दे के आए, तो सबको मालूम होगा टेंडॉन्स का मतलब क्या है। लेकिन आयुर्वेद ने जो टेंडॉन्स का मतलब बताया वो क्या ही खूब बताया। तो वो ऐसा आयुर्वेद में ऐसा कहते हैं कि इसकी कंडरा की परिभाषा है कि अंगों का संकोच विस्तार करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। मतलब कि अंगों में सब, मतलब कि जो जहाँ जहाँ पे बड़ी स्नायु है, जैसे कि हमारे बड़े अंग कौन से हो गए, जैसे कि हमारे पैर हो गए, जैसे हमारे हाथ हो गए, तो ग्रीवा हो गई, पीठ हो गई, जो कि लॉन्ग ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, तो यहाँ पे कंडराएं होती है। तो इनका विकास करने का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो कंडराएं प्ले करती है। तो ऐसे परिभाषा है कि अंगों का संकोच विस्तार, मतलब अंगों का संकोच विस्तार करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। उसके एकदम सिंपल लैंग्वेज है, हिंदी है, सबको तो समझ आ रही होगी। उसके बाद में आ गई कंडराओं की संख्या। तो इसका भी एक स्मॉल श्लोक है, ये भी लर्न करना पड़ेगा। तो श्लोक ऐसा है कि षोडश कंडरा मतलब कि षोडश यानी कि 16, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने कंडराएं हैं, तो 16 कंडराएं हैं, 16। तो उसका श्लोक है कि तासा चत्रस्त्र, मतलब कि चार कहाँ पे, पादयो, चत्रस्त्र पादयो, तवत्यो मतलब पैरों में 4, वैसे ही तवत्यो मतलब कि वैसे ही हस्त, ग्रीवा, पुष्टेशु। हस्त मतलब कि हाथ में 4, फिर ग्रीवा में 4 और पीठ में 4। तो ये जो श्लोक है ये सुश्रुत संहिता में से उठाया गया है और ये 5वें अध्याय में का 11वां श्लोक है। उसके बाद में इनकी कुल संख्याएं 16 होती है। तो इसके बाद में इसमें हम देखेंगे कि पैर में 4 है, हाथों में 4 है, ग्रीवा में 4 और पीठ में 4। तो जो हाथ और पैर है, तो इनमें टर्मिनल पार्ट्स को अद्य परोह कहते हैं, जिनसे नख बनते हैं। टर्मिनल पार्ट मतलब कि जो कि हमारे नाखून, जहाँ पे नाखून है, जो हमारे हैंड्स के, लेग्स के जो फिंगर्स है, उनकी जो फिंगर टिप्स है, फिंगर टिप्स, वो वाले फिंगर टिप्स नहीं जो आप नीट में पढ़ के आए हो, जो हमारे ह्यूमन बॉडी की जो फिंगर टिप्स है वो, उनमें टर्मिनल पार्ट मतलब एकदम आगे वाला पार्ट जहाँ पे नख बनते हैं वहाँ पे इनका प्रेजेंस होता है। उसके बाद में ग्रीवा में 4, जहाँ के पे पेनिस मतलब ग्रीवा मेडर पेनिस का निर्माण होता है। उसके बाद में आ गई पीठ में 4, बिंब बटॉक्स निर्माण होता है, बिंब। उसके बाद में आ गए कंडरा के कार्य यानी फंक्शंस। कंडरा क्या फंक्शन क्या है कंडरा का, तो कंडरा हमें मदद करती है प्रसारण विस्तारण मतलब कि एक्सटेंशन, जो हम हमारे हाथ को एक्सटेंड कर सकते हैं। मतलब जैसे कि हम अभी कुछ उठा रहे हैं, तो हमें अगर वो उठाना है तो हमें पहले हमारा हाथ एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर उसको उठाएंगे। उसी तरह आकुंचन मतलब संकोच, मतलब फ्लेक्शन, हमें फ्लेक्स करना है तो फ्लेक्स करने के लिए भी वही कुछ तो चाहिए। जैसे कि स्नायुएं नाजुक होती है, वैसे कंडरा हार्ड होती है, जिसकी वजह से हम कंडराओं की वजह से हम कुछ भारी वेट भी हम उठा सकते हैं। क्यों, तो क्योंकि उसमें फ्लेक्सेशन है। और जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे जो जिम में जाते हैं, तो जिम में जाने के बाद तुरंत 100 100 kg तो डंबल्स नहीं मारते आप,
तो पहले हम 1 kg 2 kg 5 kg, मुझे मालूम नहीं है, मैं जिम नहीं जाता, फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो धीरे 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 करके वो 100 kg 200 kg इस पे जंप करते हैं। तो सीधा हम जाने के बाद, जिम में जाने के बाद सीधा जंप क्यों नहीं करते, क्योंकि फिर वो जो फ्लेक्सिसिटी है हमारे टेंडोन्स की वो तो कम है, तो अगर हम ज़्यादा वेट उठाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी इसके वजह से। तो कंडराव की जो व्यवहारिक उपयोगिता है, मतलब जो कि क्लिनिकल एस्पेक्ट है, तो ये क्या है, जब कंडराव में रोग होता है तो होने वाले रोग, मतलब जब कंडरायों में रोग होता है तो होने वाले रोग कौन कौन से है ये इसमें बताया गया है। तो जैसे कि क्लिनिकल स्पॉन्डोलाइसिस मतलब विषवाची, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस विषवाची। उसके बाद में आ गया मोनोफ्लेजिया क्रूलेलिस, जैसे कि खज्जा, मतलब कि जो कि लंगड़ा है, जो लंगड़ा है, समझ रहे हो ना, लंगड़ा मतलब कि जिसका जो एक ही पैर पे चढ़ रहा है या फिर टेढ़ा चढ़ रहा है, उसका लंगड़ा। उसके बाद में आ गया डायफ्लेजिया, मतलब कि जो है लूला, जैसे हम बोलते हैं लूला पांगला, ऐसा दैट टाइप लूला। उसके बाद में आ गया सियाटिका यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सियाटिक नर्व है वो L4 L5 के बीच में जो दब जाती है, तो उसे हमें एक सर्जरी परफॉर्म करके उसे बाहर निकालना पड़ता है। तो उसके वजह से क्या होता है, सियाटिका की वजह से हमारा जो थाई से लेके जो हमारा बैक साइड ऑफ द थाई, मतलब कि हिप बोन से लेके नीचे पैर के तलवों तक पेन होता है एक साइड में, मतलब जो कि राइट या लेफ्ट साइड में, एक साइड में पेन होता है बार 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 बार, और ये बहुत कॉमन है। और सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस मतलब कि सर्वाइकल पार्ट है नेक में, नेक के वन साइड पे दर्द करता है, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस और सियाटिका ये बहुत कॉमन डिजीज़ है आजकल के यंगस्टर में। तो सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस है ही है, मतलब यही क्वेश्चन हमारे कॉलेज के सर ने भी पूछा था कि सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस मतलब क्या विश्वाची, तो हमने बताया था। तो सर ने हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी किस किस के मतलब नेक रीजन में दर्द कर रहा है ज़्यादा, या फिर थोड़ा, और उसके वजह से कभी कभी चक्कर भी आते हैं नॉर्मल मतलब नॉर्मल सा हैंगओवर जैसा लगता है। तो हमारे क्लास में से कम 8 से 9 बच्चों में सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइसिस है, तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो आई होप कि कंडरा आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद में हम जाते हैं थर्ड टॉपिक जो है हमारा, वो है जाल यानी कि प्लेक्सस। आई नो माई हैंड राइटिंग इज़ नॉट सो गुड, बट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके सीख लो, आपके सामने भी आप बुक खोल के रख लो। और ये जो मैंने रेफरेंस जो लिया है, ये पूरे बुक का जो रेफरेंस लिया है, ये है ताराचंद शर्मा जी की बुक है, ये रचना शरीर की एज पर NCSM सिलेबस। तो इसमें है जाल। तो जाल हम कह सकते हैं कि प्लेक्सिस नेटवर्क रेटो, मतलब जैसे कि कोई जाल होता है, जैसे कि हम बुनी हुई जाली होती है, 1 बाय 1 उसमें बॉक्सेस होते हैं, या फिर कुछ भी जैसे कि जाली होते हैं इन शॉर्ट, जैसे कि एक धागे से बुनी हुई, तो उसे जाली कहेंगे। तो प्लेक्सिस नेटवर्क एज पर जैसे हम बोल सकते हैं कि किसी भी मांसपेशी, सिराए, स्नायु तथा अस्थियों जाल प्रकार अनुप्रविष्ट हुई हो, वह छिद्रित हो जाता है एवं जालीदार रचना के कारण जाल कहा गया है। मतलब उसे हम कहेंगे मांसपेशियाँ, सिराएँ, स्नायु तथा अस्थियाँ इनके मिलने से, मतलब किसी के भी, जैसे कि बहुत सी मांसपेशियाँ आके वहाँ पे एक नेटवर्क बना दिया, मतलब जैसे कि कोई मांसपेशी है वो शोल्डर से जा रही है क्लेविकल में, क्लेविकल से फिर से वो जा रही है कहीं नीचे, नीचे से फिर से कहीं ऊपर आ रही है, फिर से वहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया उसने, तो उसे कहेंगे हम जाल यानी प्लेक्सिस। जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे की ब्रैंकियल फ्लेक्सिस, तो आगे का वीडियो होगा वो ब्रैंकियल फ्लेक्सिस पे होगा, तो आप तब भी ब्रैंकियल फ्लेक्सिस में भी इसका उल्लेख आएगा जाल का। तो उसके बाद में आ गया, परिभाषा समझ में आ गई, तो हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। शरीर के जिस विशेष स्थान पर मांसपेशी, सिराएँ, स्नायु तथा अस्थियाँ जाल प्रकार स्नायु प्रविष्ट हुई हो, वह छिद्रित हो जाता है एवं जालीदार रचना के कारण जाल कहा गया है। इतनी सरल हिंदी में बताया है यहाँ पे। उसके बाद में आ गई संख्या, मतलब कि जाल की संख्या कितनी होती है। तो इसमें एक श्लोक है, एकदम शॉर्ट श्लोक है, तो इसमें एक बताया गया है कि षोडश जालानी, मतलब कि जाल की संख्याएं कितनी होती है, तो 16 होती है ह्यूमन बॉडी में।
तो उसे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 16 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है कि मणिबंध मतलब जो हाथ की कलाई है वहाँ पे 8 जाल होंगे। वहीं पे पैर की जो नीचे एंकल होता है उसमें गुल्फ वहाँ पे 8 होंगे। तो वो कैसे, तो मांस के 2, मणिबंध में मांस के 2, सिरा के 2, स्नायु के 2 और अस्थि के 2। वही सेम गुल्फ में भी मांस के 2, सिरा के 2, स्नायु के 2 और अस्थि के 2, ऐसे 2-2 करके जाल हर किसी के मतलब मांस के, सिरा के, स्नायु के, अस्थि के होंगे, अस्थि के होंगे। उसके बाद में आ गया व्यवहारिक शरीर। व्यवहार शरीर मतलब कि वही जो क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसे हम दूसरे व्यवहार शरीर भी बोल सकते हैं। तो इसमें है कि विश्वाची ब्रैंकियल पैरालाइजर, ब्रैंकियल प्लेक्सिस की विकृति के कारण। तो मैं अभी जस्ट बोला कि अगला टॉपिक आएगा ब्रैंकियल प्लेक्सिस, वहाँ पे मैं ये बताऊंगा व्यवहार शरीर मतलब कि क्लिनिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। ब्रैंकियल प्लेक्सिस में अगर कोई डिजीज़ हो गया तो क्या होता है, तो एक याद रखो बस कि ब्रैंकियल प्लेक्सिस में अगर कोई भी डिजीज़ होता है या फिर कोई भी कठिनाइयाँ आती है तो उसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी ये जाल। तो इसे कहेंगे विश्वाची। विश्वाची मतलब ब्रैंकियल पैरालाइजर। आई होप जाल भी समझ आया होगा। उसके बाद में हम जा रहे फोर्थ, हमारा जो टॉपिक है अस्थि संघात। इसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम संघात भी बोल सकते हैं। तो बस अस्थि तो बस नाम दिया है उसका, और इसे संघात भी कह सकते हैं। तो इसमें बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कॉम्प्लेक्स जॉइंट मतलब कि अभी इसकी परिभाषा देखते हैं हम। प्राय 2 या 2 से अधिक अस्थियों के मेल को संघात कहा जाता है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक अस्थियाँ जहाँ पे जॉइंट होती है वहाँ पे अस्थि संघात मतलब संघात कहा गया है उसे। तो उसके बाद में उसकी आ गई संख्या, संघात की संख्या है। तो संघात की संख्या कितनी होती है, चतुर्दशास्त्रना संघात, मतलब कि है कि इनकी संख्याएँ होती है 14। तो 14 कैसे एज पर हम देखेंगे, शरीर में अस्थियों के संघात 14 होते हैं। तो 14 कैसे, तो स्किथ में कितने, गुल्फ मतलब कि एंकल जॉइंट में कितने, 2 अस्थियों का संघात हुआ है। जानू में कितने हैं, नी जॉइंट, तो वहाँ पे 2। वक्शन मतलब कि हिप जॉइंट में 2। बाहु में क्या मतलब, बाहु हाथ में कहाँ पे, मणिबंध, वृष्ट जॉइंट में 2। कुपुर मतलब कि एल्बो जॉइंट में 2। कक्षा मतलब कि शोल्डर जॉइंट में 2। उसके बाद में आ गया त्रिक मतलब कि सैक्रम में 1। उसके बाद में आ गया शीर मतलब स्कल में आ गया 1। तो ऐसे 2 2 2 6, 2 2 2 6 12, एक त्रिक में 13 और एक शीर में 1 14, ऐसे टोटल 14 होते हैं। एक बार देख लो और आप इसे नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आपके 1 मार्क कंफर्म कर देगा, 1 या 2 मार्क्स में ये चार्ट आता है। या अगर ये भी नहीं आया तो भी आपको ये MCQ में पूछा जा सकता है। जैसे कि गुल्फ में संघात की संख्याएं कितनी होती है, 2 4 3 2 2 4 3 1, तो आपको आना चाहिए कि 2 एज लाइक। उसके बाद में है व्यवहारिक उपयोगिता, मतलब कि अगर इसमें संघात में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके वजह से क्या रोग हो सकते हैं, तो है कुष्ठ कशिश, मतलब कि हाइड्रोप्स और इन्फ्लामेटेड नी। तो ये क्यों होगा, तो ये होगा वात और रक्त की विकृति, मतलब जैसे कि शरीर में वात बढ़ गया और रक्त भी दूषित हो गया तो ये विकृति हो सकती है। और इसमें इतना सीवियर पेन होता है पेशेंट को, जैसे ही वो फॉर एग्जांपल कि वो बैठा है तो उसे बैठने का ही मन करेगा, अगर वो उठेगा तो उसके नीज़ में इतना बेकार पेन होगा कि वो फिर से नीचे बैठ जाएगा। क्योंकि उसके जो मतलब अभी ये तो अलग टॉपिक है, तो ये हम आगे ही पढ़ेंगे इन्फ्लामेटेड नी का। तो ये मॉडर्न का टॉपिक है तो हम ये मॉडर्न में ठीक से पढ़ेंगे। अभी तो बस ये याद रखिए कि वात और रक्त की विकृति की वजह से कुष्ठ कशिश होता है। आई होप ये आपको समझ गया होगा ठीक से। उसके बाद में हम 5th पढ़ेंगे सीमंत, मतलब कि सूत्रस ऑफ स्कल।
तो सूत्रस मतलब जैसे कि जो सिलाई है, जैसे आपने तो घर पे सबने मम्मी को या फिर दादी को किसी को भी सिलते हुए देखा होगा, जो जिगजैग में सिलते हैं देखो, तो जिगजैग में सिलने की समान आकृति जहाँ पे भी हमारे बॉडी में बनी हुई है, जहाँ पे जॉइंट जिगजैग टाइप से जुड़े हुए हैं, तो उसे हम कहेंगे सीमंत। तो इस सीमंत की परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक अस्थियों के प्रांत या किनारे जहाँ आकर मिलते हैं वह सीमंत कहलाते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जिगजैग कोई भी एक चीज़ देखिए, जिगजैग हम एक एक दूसरे पे ज्वाइन करें तो कैसे एकदम पैक जुड़ जाते हैं, तो वैसे ही दो या दो से अधिक अस्थियों के प्रांत या किनारे जहाँ आकर मिलते हैं वह सीमंत कहलाते हैं। और ये ज़्यादातर पाया जाता है बस स्कल में, मतलब स्कल में ज़्यादातर ये है ही है। मतलब कि तीन जो हमारी बोन्स है स्कल की, वो तीनों भी बोन्स वो जिगजैग लाइन से मतलब कि सीमन से जुड़ी हुई है। तो अभी हम इसकी संख्या देखेंगे। देखो खुश खबर, सीमंत में कोई भी श्लोक नहीं पढ़ना है आपको। तो उसके बाद में सीमंत की संख्या होती है 14 सुश्रुत जी के अनुसार। मतलब कि जो सुश्रुत जी ने, आचार्य सुश्रुत जी ने बताई है वो 14 बताए। तो वो है कि जैसे जैसे हमने पिछले देखा संघात, वैसे ही सेम गुल्फ, जानू, वक्षण, कलाई, कुपुर, कक्षा, त्रिक, शीर। जैसे हमने पहले देखा था गुल्फ में कितने, 2 2 2। उसके बाद में देखा था गुल्फ, उसके बाद में देखा था मतलब हाथ में होंगे 2 2 2 6। उसके बाद में एक आएगा त्रिक में, एक आएगा शीर में, ऐसे हो गए 14। उसके बाद में वाग्यभट्ट मतलब जो कि अष्टांग हृदय के साहित्यकार है, उन्होंने 18 बताई गई है। मतलब 13 + 5 18 संख्या। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, सुश्रुत जी के अनुसार जो संख्या है वो इम्पोर्टेंट है, तो वो याद कर लीजिए। उसके बाद में इसकी है व्यवहारिक उपयोगिता। तो व्यवहारिक उपयोगिता हम ऐसे कहेंगे कि शिरः कपालों में जो 5 संधियाँ तिरछी और ऊपर हो जाती है, ये 5 सीमंत मर्म है। मतलब जो कि जैसे मैंने बोला था ना आपको अभी कि कपाल में मतलब सिर में ये जो है जॉइंट्स, जहाँ पे जॉइंट हुए हैं जिगजैग लाइन से, तो ये है सीमंत मर्म। और उसके बाद में एक है कि सिर का विभाजन करने वाली 5 संधियों के स्थान पर सीमंत मर्म का स्थान है। इस पर आघात होने से अन्मार, भय, चिंतानाश से मृत्यु होती है। मतलब कि अगर कभी फॉर एग्जांपल जो बाइक चला रहा है, अगर वो बाइक, इसलिए बोलते हैं कि पुलिस की हेलमेट ज़रूरी है, तो ये तो गाड़ी चलाते हुए कभी भी हेलमेट पहनना मत भूलना। ये तो बस ध्यान दे रहा था, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद में हाँ हम बैक टू टॉपिक। तो जो जॉइंट्स है मतलब जो कि सिर में है, जो जिगजैग सूत्रा टाइप से जॉइंट बने हुए हैं, अगर उनमें वो मर्म स्थान है, मर्म मतलब कि मरने के लिए बहुत मतलब एकदम सेंसिटिव पार्ट है वो। अगर गलती से भी कोई गाड़ी चला रहा है स्पीड से और वो अगर वो बिना हेलमेट के अगर वो गिरता है, अगर इन 5 मर्मों को अगर कुछ भी धक्का लगता है अगर ज़ोर से, तो आपातकालीन मृत्यु होगी उस इंसान की। क्योंकि ये जो स्थान है ये बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इनको बोला है कि सीमंत मर्म। मतलब कि इसे बोल सकते हैं कि 5 संधियाँ तिरछी और ऊपर को जाती है, ये 5 सीमंत मर्म है। अगर इन सीमंत मर्मों को कुछ आघात, इन मर्मों पर आघात होता है तो आपातकालीन मृत्यु होगी। चलो सीमंतपन हो गया। उसके बाद में हो गया अपना है सेवनी मतलब क्या, रेफेस एंड सूत्र्स। तो सेवनी, इसकी हम परिभाषा देखेंगे। समस्त शरीर में जो अवयव परस्पर सीवन सुई के समान मिले हुए के समान जुड़े हुए होते हैं वे सेवनी कहलाते हैं। समस्त शरीर में जो अवयव परस्पर सिवन मतलब सुई, वही सिलाई के समान जो दिखते हैं उसे सेवनी कहलाते हैं। उसके बाद में आ गई सेवनी की संख्या। तो वो है शरीर में सेवनी है 7। तो चलो और एक खुश खबर, इसमें भी आपको श्लोक याद करना है नहीं। खुशी तो बहुत होती है जब श्लोक याद नहीं करना होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट भी तो वही है, श्लोक ही आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगा, तो श्लोक भी किया करो। अभी तो इसमें है नहीं, लेकिन बाकी के जो श्लोक है वो तो करो। संख्या, शरीर में सेवनियाँ कितनी होती है, तो 7 होती है।
तो ये कैसे, तो शीर में और जिह्वा में शीर में 5, जिह्वा में 1 और शिश्न में 1। तो सिर में 5, तो हम इसे मॉडर्न के साथ कोरिलेट करके देखें तो फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बॉयड, सैगिटल एंड टेम्पोरल सूत्र, ये 5 जो नाम है ये सूत्र के नाम है, मतलब कि वो जो सूत्र है उनके नाम तो मॉडर्न के हिसाब से। और ये है कहाँ पे, तो शीर में, तो ये सिर मतलब स्कल में, तो फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बॉयड, सैगिटल एंड टेम्पोरल सूत्र। उसके बाद में जिह्वा में, तो जिह्वा का एक है तो वो मॉडर्न कोरिलेशन करे तो फ्रेन्यूलम लैंग्यूक। उसके बाद में आ गया शीश्न में कितने हैं, तो 1, वो कहाँ पे, एनोकोकेगियल रैफे। ये नाम लर्न करने पड़ेंगे मॉडर्न के साथ कोरिलेशन करके। क्यों करने पड़ेंगे, किसी के मन में ये सवाल आता होगा कि हम तो आप आयुर्वेदा में आ गए, हमें तो आयुर्वेदा पढ़ना है, किसी का होगा कि हमें मॉडर्न पढ़ना है। तो आयुर्वेदा ऐसी ब्रांच है कि जहाँ पे हमें आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ेगा, आयुर्वेद के साथ साथ मॉडर्न को भी लेके चलना पड़ेगा। यूँ ही नहीं आयुर्वेदा के डॉक्टर्स वैद्य कहलाते हैं, बाकी सब तो डॉक्टर्स कहलाएंगे, लेकिन जो तुम आयुर्वेदा पढ़ रहे हो तो तुम वैद्य कहलाओगे। तो ऐसे ही चलो बैक टू टॉपिक। अभी हम इसके देखेंगे व्यवहारिक उपयोगिता। तो व्यवहारिक उपयोगिता क्या है कि जिह्वा की फ्रेन्यूलम लिगम सेवनी को शस्त्र कर्म करते समय या आघात से बचाए। मतलब कि जब भी फ्रेन्यूलम लिगामेंट सेवनी को शस्त्र, मतलब जैसे कि हम जिह्वा की कोई सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें इस सेवनी का बचाव करना होगा। मतलब इसे जो कि शल्य तंत्र, मतलब कि जो कि सर्जरी में इंटरेस्टेड है, जिनको सर्जरी आगे जाके सब्जेक्ट लेना है, तो उनको लिए इम्पोर्टेंट है सर्जरी के लिए कि इस सेवनी को बचा के शस्त्रक्रिया करनी पड़ेगी। वैसे ही शिश्न में एनोकोकेगियल रैफे को शस्त्रक्रिया के समय आघात से बचाए। मतलब कि वही है, देखो यहाँ पे जो लाइन दी है, मतलब कि ऊपर की लाइन एज इट इज सेम है। कहाँ से, तो शिश्न एनोकोकेगियल रैफे सेवनी को शस्त्र कर्म करते समय या आघात से बचाए। मतलब कि इस पर कोई भी आघात या मतलब कि एक्सीडेंटल कोई भी वहाँ पे होना नहीं चाहिए। तो उसके बाद में लास्ट में आ गया अश्मरी वेसिकल कैलकुलस। अश्मरी मतलब कि स्टोन्स के कारण मूत्र त्याग करते समय नाभि, बस्ती, सिवनी, मेहन, इन स्थानों पर वेदना होती है। मतलब जैसे हम बोल सकते हैं कि किडनी स्टोन, जब किडनी स्टोन होता है तब भी हमें मूत्र विसर्जन करते समय दर्द होता है, मतलब पेन होता है वहाँ पे। तो अगर किसी सेवनी में स्टोन मतलब आश्मरी अड़क जाए गलती से, मतलब जो कि किडनी स्टोन, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सीधा किडनी स्टोन का, आश्मरी वेसिकल कैलकुलस। तो अगर गलती से अटक जाए तो हमें मूत्र त्याग करते समय नाभि, बस्ती, सिवनी, मेहन में वेदना होगी। तो आई होप ये भी समझ गए होंगे आप। उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक आ गया रज्जू। तो रज्जू यानी कि मांस रज्जू, हम रज्जू को मांस रज्जू भी कहा जाता है। तो वो है लॉन्ग फेशियल बैंड्स ऑफ मसल्स। तो रज्जू की परिभाषा, मतलब मांस रज्जू की परिभाषा यह है कि पेशियों की डोरी के समान जो रचनाएं पुष्ट में होती है उन्हें रज्जू कहते हैं। पेशियों की डोरी मतलब कि जिन पेशियों की क्या बोलते हैं हम, विजुअल डोरी लाइक, मतलब एकदम छोटी और पतली पतली सी रचनाएं होती है, उसे हम रज्जू कहते हैं। तो इनकी संख्या ये संख्या में 4 होती है। 4 कैसे, तो लॉन्गिस्मस स्पाइनलिस में 2 और इलियोकोस्टलिस में 2। तो ये क्यों, तो पुष्टवंश वर्टिकल कॉलम के पेशियों को बांधने के लिए 2 बाहर, पुष्टवंश मतलब वर्टिकल कॉलम के बाहर 2 और अंदर 2, मतलब 2 बाहर की वजह, 2 बाहर एक्सटर्नल 2 और 2 इंटरनल। तो घानेकर जी के विचार ने मॉडर्न से कोरिलेट करते हुए उन्होंने कहा है कि लॉन्गिस्मस स्पाइनलिस होती है 2
और इलियोकोस्टालिस होती है 2, मतलब लॉन्गिस्मा स्पाइनलिस होती है एक्सटर्नल जो है तो वो 2 है, और 2 अंदर इंटरनल, जो इंटरनल कौन है तो इलियोकोस्टालिस है इंटरनल, तो वो कितनी है 2। तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, तो इसकी व्यवहारिक उपयोगिता ये है कि ग्रीवा स्तंभ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ग्रीवा स्तंभ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हमने पहले भी पढ़ा था। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मैंने बताया आपको कि नेक में पेन होता है, ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, तो ये इसकी वजह से भी हो सकती है। तो और दूसरा है त्रिकशूल या त्रिकग्रह एंक्लियोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस। तो एंक्लियोलॉजिंग स्पॉन्डिलोसिस मतलब कि, तो चलो त्रिकशूल यानी क्या है कि त्रिक प्रदेश यानी स्पाइनल एंड ऑफ सैक्रम बोन का स्पाइनल एंड जो है में होने वाली वेदना को त्रिकशूल कहते हैं। मतलब कि जो कि स्पाइरल एंड ऑफ सैक्रम बोन यहाँ पे वेदना होगी उसे हम त्रिकशूल कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर हम यहीं पे रोक देते। 35 मिनट्स का तो वीडियो हो गया है, तो आप एक बार देख लो, जो ना समझे एक बार फिर से वीडियो देख के अगर समझ आए तो ठीक, ना आए तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पढ़ाने का तरीका बदलना है, कुछ लैंग्वेज आई नो थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत आ रही है, लेकिन कैसे मैं एज़ पर मराठी बैकग्राउंड से हूँ तो हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे कि मेरे दोस्त भी मुझे चिढ़ाते, जैसे कि मराठी में हम ज्ञान बोलते हैं और वैसे ही हिंदी में हम उसे ज्ञान बोलते हैं, तो गलती से कभी कभी अभी मुझे लगता है वीडियो में मैंने बोल दिया है कि मैं ज्ञान को ज्ञान ही बोल रहा हूँ कब से। तो ये थोड़ी स्मॉल मिस्टेक है, तो वो थोड़ी सी निगलेक्ट करके आप पढ़ाई पे ध्यान दें। जहाँ पे मैं ज्ञान बोलूँ वहाँ पे एक बार आप मतलब ज्ञान सोचे, आप तो तुरंत आप तो होशियार हो, आप तो ज्ञान सोच लोगे, तो गलती कहीं कहीं होती है। मैं भी आप में से एक स्टूडेंट ही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है इसमें से, आपको अगर सीखने के लिए कुछ मिला, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। आपने दोस्तों को भी शेयर करें ये वीडियो, ऐसा ना करें कि खुद तक ही रखे। अगर आपको कुछ समझ आ रहा है तो खुद तक रखे, उनको ना दिखाए या उनको ना भेजे, उनको भी भेजे ताकि उनको भी समझ आए आयुर्वेद की ब्यूटी क्या है, परिभाषा क्या है शरीर की। ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं ये तो बस स्टार्टिंग है, अभी तो आगे आगे बहुत सी चीज़ें आएंगी। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे।